तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। ये एक वन शॉट वीडियो है और इस वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से आपको डिटेल में करवाया जाएगा, चीते की रफ्तार से पढ़ाया जाएगा। और भाई पेपर में ना तुम सारे के सारे सवाल करके आ जाओगे, ये मेरा वादा है तुमसे। अगर तुमने वीडियो पूरी देख ली भाई, बने रहे तो मां कसम भाई मजा ही आ जाएगा, मजा बन जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा बकवास वाली बातें करेंगे नहीं भाई, सीधे पढ़ाई पे आएंगे। इतना टाइम नहीं है अपने पास, पेपर हमारे सर पे है, दिखते नहीं है लेकिन हाँ पेपर आ चुके हैं। देखो भाई, सबसे पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखो, मैंने वही वही पॉइंट लिखे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। भाई बेफालतू वाली बातें पढ़नी ही क्यों है? अरे वो तो ऑलरेडी हमने डिटेल लेक्चर में सब पढ़ा रखा है। ये तो वन शॉट वीडियो है, एक रिवीजन वीडियो है। यहाँ पे हम केवल पते की बात करेंगे, केवल इंपॉर्टेंट बात करेंगे, केवल एग्जाम के पर्पज से बात करेंगे और हंसी मजाक करते हुए, मजे लेते हुए बात करेंगे। भाई मजा आ जाएगा। देखो भाई, सबसे पहला ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, भाई साहब ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है जी? ग्रीक वर्ड, जो कि क्या है जी? ओइकोनोमोस। अरे नोमोस बोल रहा हूं, कुछ लड़कियां बोल रही है भैया मोमोस। अरे मोमोस नहीं, नोमोस। तो बेटा ओइकोनोमोस, यहाँ पे दो शब्द है, एक होता है ओइको, एक होता है नोमोस। ओइको माने होता है हाउस, एक छोटा सा प्यारा सा घर, और नोमोस, नोमोस माने बच्चों मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स का सिंपल सिंपल भाषा में अगर मैं इन दोनों शब्दों को जोड़ के, इन दोनों शब्दों को जोड़ के मीनिंग बोलूं तो हाउस मैनेजमेंट, घर को मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो भैया पेपर में लिख के आ जाए, द मैनेजमेंट ऑफ हाउस इज नोन एज इकोनॉमिक्स। बेटा ये लिख के मत आना, नंबर नहीं मिलेंगे। इकोनॉमिक्स का पूरा मीनिंग मैं तुमको अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ओइकोनोमोस। ओइको माने हाउस, नोमोस माने मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन पेपर में आपका बन जाता है कि भैया जी इस इकोनॉमिक्स के पापा कौन है? तो ये रहे पापा, ये रहे पापा, ये रहे उनका बच्चा। डॉक्टर साहब आए एडम स्मिथ के पास और बोलते हैं कि मुबारक हो एडम स्मिथ, आप बाप बन गए हो, क्या नाम रखोगे लड़के का? इन्होंने बोला मेरे बच्चे का नाम रखा जाएगा इकोनॉमिक्स। ये मजाक वाली बात है भाई, इकोनॉमिक्स कोई बच्चा नहीं है। एक्चुअली में जो आम सब्जेक्ट पढ़ रहे इकोनॉमिक्स, इस सब्जेक्ट की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को ही इकोनॉमिक्स का पापा कहा जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, हाँ जी बताओ इकोनॉमिक्स के पापा कौन है? तो ये रहे पापा, ओ प्यारे पापा। इकोनॉमिक्स के पापा कौन है भाई? एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, एडम स्मिथ ने ना 1776 में, ओहो इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी थी। ये रही वो किताब, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये किताब इतनी फेमस हुई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, तभी से हम एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर, इकोनॉमिक्स का पिता भी कहते हैं। तो पेपर में सवाल आएगा, बताओ भाई एडम स्मिथ कौन है? इकोनॉमिक्स के पापा। इकोनॉमिक्स के पापा कौन है? एडम स्मिथ। उन्होंने क्या लिखी थी? एक किताब, द वेल्थ ऑफ नेशन। बेटा कब लिखी थी? 1776 में। ओके जी, चलिए अब देखो, अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इकोनॉमिक्स का मीनिंग बताना चाहूंगा और फिर हम मीनिंग इसका जो है प्रॉपर लिखा हुआ मीनिंग पढ़ेंगे भी। पहले एग्जांपल लिख लो। तो मान लीजिए ये प्यारा सा स्वीट सा लड़का है, आप इसको देख पा रहे होंगे, शक्ल थोड़ी मैच हो रही है। जी हाँ, ये मैं हूं, तुम्हारे प्रथम सर। मान लीजिए बेटा 10th क्लास का पेपर था और जब मैंने 10th के एग्जाम पास करे तो मेरे पापा ने पता क्या कहा था कि बेटा तू 10th में अच्छे नंबर ले आया ना, तू जो बोलेगा वो दिलाऊंगा। और भाई साहब इस चीज को मैं दिल पे ले गया और मैं 10th में काफी अच्छे नंबर ले आया। मैंने 10th में मान लीजिए 98% स्कोर किया। और अब मेरे को याद आ गया कि पापा ने क्या कहा था, तेरी इच्छाएं पूरी करूंगा, तू 10th में अच्छा नंबर लिया। तो मैंने अपनी कुछ इच्छाएं बोली, जैसे कि मेरे को बुलेट बाइक की चाहिए, मेरे को आईफोन 70 प्रो अभी जो नया नया आया है, आईफोन 70 प्रो चाहिए, मेरे को डीएसएलआर कैमरा चाहिए। भैया पापा मेरे को ना गोवा भी जाना है, मुझे क्लब में पार्टी भी करनी है। मेरे को कुल मिला के देखा जाए तो 10 लाख रुपए की नीड है। अरे कितने की नीड है? 10 लाख रुपए की। तो मैं गया कि पापा पापा मैंने 10th पास कर ली है, अब मेरी इच्छाएं पूरी करो। पापा ने बोला बेटा इच्छाएं कितने रुपए में पूरी होगी? पापा 10 लाख में पूरी होगी। ये मैंने पापा से बोला। अब बताओ, ये 10th पास करा हुआ बच्चा 10 लाख रुपीज मांग रहा है।
तो पापा को बच्चों क्या आएगा? गुस्सा। देखो कैसे मुंह बना हुआ है। और पापा ने बोला, ओए सुन, मैं जी पापा 2 लाख ही मिलेंगे, लेने हैं तो ले वरना दफा हो जा। या चाहिए थे मेरे को 10 लाख, क्योंकि मेरी इच्छा कैसी है? बहुत सारी। इच्छा कैसी है? बहुत सारी। इकोनॉमिक्स में इस चीज को बच्चों मैं बोल सकता हूं अनलिमिटेड वांट्स। कि जो मेरी वांट्स है, जो मेरी इच्छा है, वो कैसी है? ये जो मेरी वांट्स या मेरी इच्छा है ना, ये कैसी है जी? ये अनलिमिटेड है। हाँ जी, कैसी है जी? ये मेरी इच्छा है अनलिमिटेड है। लेकिन पापा ने केवल कितने रुपए दिए जी? मेरे प्यारे प्यारे पापा ने दिए केवल 2 लाख। तो पापा ने पैसा क्या दिया? लिमिटेड। इसे क्या बोलते हैं? लिमिटेड। तो पापा ने पैसा दिया लिमिटेड। और पैसे को यहां में क्या बोल रहा हूं जी? रिसोर्सेस, संसाधन। संसाधन मतलब वो चीज जिससे मैं अपना काम करूंगा। तो पैसे मेरे को चाहिए भाई घूमने फिरने के लिए, तो पैसे मेरे क्या हो गए जी? संसाधन। तो मेरी वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड। 10 लाख की इच्छा है। पापा ने कितने दिए? 2 लाख। पापा ने पैसा दिया मुझे लिमिटेड। अब देखा जाए तो इस 2 लाख से 10 लाख की इच्छाओं को मेरे को मैनेज करना है। इस 2 लाख से 10 लाख की इच्छाएं पूरी करनी है। तो इसी चीज को जब मैं मैनेज करूंगा, इसी चीज को बेबीज जब मैं क्या करूंगा बताओ? मैनेज करूंगा। लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट से मैं इसको मैनेज करूंगा। तो इसी मैनेजमेंट को बच्चों क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कि कम पैसों में ज्यादा इच्छा पूरी करना, इसको मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। बताओ, यहां तक का मामला क्लियर है? यहां तक का मामला क्लियर है? तो देखो भाई, जरा देखो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या बनेगा। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग बनेगा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं क्या? कि कैसे, हाउ पीपल यूजेस लिमिटेड रिसोर्सेज। कि कैसे लोगों को अपने लिमिटेड पैसों को मैनेज करना है। मेरे पापा ने पैसे कितने दिए? 2 लाख। तो 2 लाख मेरे लिए क्या हो गया? लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन इससे मुझे करना क्या है? फुलफिल करनी है, सेटिस्फाई करनी है क्या? अपनी अनलिमिटेड वांट्स को। और बताओ मेरी वांट्स कितनी है? 10 लाख की। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है 2 लाख के, वांट्स अनलिमिटेड है 10 लाख की। तो इसको मुझे मैनेज करना है। इसी को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। और तो और जो रिसोर्सेज पापा ने दिए, जो पापा ने मुझे 2 लाख रुपए दिए बच्चों, उसके यूज भी कैसे है? उसके ऑल्टरनेटिव यूज है। ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब है, ऑब्वियस ही बात है कि 2 लाख में ये सारी इच्छा तो पूरी हो नहीं पाएगी। ये सारी इच्छा पूरी करने के लिए 10 लाख चाहिए थे। लेकिन पापा ने कितने दिए? 2 लाख। तो 2 लाख में अब मेरे को देखना पड़ेगा मैं कौन सी इच्छा पूरी करूं और कौन सी इच्छा पूरी ना करूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि मैं कौन सी इच्छा पूरी करूं, कौन सी इच्छा पूरी ना करूं। तो जो मेरे को रिसोर्स मिले उसके ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं, अलग अलग यूज होते हैं, जहां पे मेरे को सोचना पड़ता है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या ना करूं। तो भाई साहब इकोनॉमिक्स के मीनिंग में 3 बातें मेन है। अरे कितनी बातें मेन है? 3। कि पैसा कैसा है? लिमिटेड। इच्छाएं कैसी है? अनलिमिटेड। और आपके पास रिसोर्सेज जो है उनके यूज कैसे है? अल्टरनेटिव। आप हर जगह सारी इच्छाएं पूरी कर नहीं सकते, बिकॉज आपके पास इतना पैसा ही नहीं है। और ये तो एक एग्जाम्पल की बात करी, यहाँ पे बात पूरे देश के लेवल की हो रही है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमंस है, हमारी वांट्स कैसी है जी? अनलिमिटेड। लेकिन देश के पास जो पैसा है, देश के पास जो संसाधन है, वो कैसा है जी? लिमिटेड। तो देश को सोचना पड़ता है कि हम पैसे को कहां पे यूज करें और कहां पे ना यूज करें, बिकॉज हर व्यक्ति की इच्छा पूरी कर पाना देश के लिए संभव नहीं है। तो इकोनॉमिक्स हमको यही सिखाता है। अरे भाई साहब, इकोनॉमिक्स हमको यही सिखाता है कि कैसे इच्छा पूरी करे और कैसे इच्छा पूरी ना करे लिमिटेड रिसोर्सेज से। इकोनॉमिक्स का मीनिंग हो गया। अब अगला मीनिंग, इकोनॉमी का मीनिंग आपके पेपर में आ सकता है। भाई सिंपल सा मतलब है, इकोनॉमी एक सिस्टम है। हाँ भाई, क्या है भाई साहब? सिस्टम। तो इकोनॉमिक्स एक सिस्टम है। ये सिस्टम क्या बोलता है? एक ऐसा सिस्टम जहां पे लोग काम करते हैं। कोई ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, कोई बिल्डिंग में फर्नीचर वाला काम कर रहा है, कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई 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 टीचिंग कर रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम जहां पे लोग पहले काम करते हैं, तो लोगों ने काम किया, अब लोग काम करके पैसा कमाएंगे, लो जी लो पैसा भी आ गया, और उस पैसे से अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, खाने पीने का आइटम लाएंगे, अपने लिए घर बनाएंगे, अपने लिए कपड़े पहनेंगे। तो ये जो भी चीजें होती है, इसी को इकोनॉमी कहते हैं। क्या लिखा है जी? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे
एक एरिया में जो लोग होते हैं, एक एरिया में जो लोग होते हैं वो पहले काम करते हैं और फिर अर्न करते हैं और उसके बाद अपनी नीड्स को, आवश्यकताओं को फुलफिल करते हैं, उनको पूरा करते हैं। इसी चीज को इकोनॉमी कहते हैं। सिंपल सा मीनिंग है। ठीक है जी, ओके जी। अगला, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है बेटा? ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसी तुम्हारे पास आ रहा हूं मैं, हाँ भाई, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के पर्पज से की जाए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई, ऑब्वियस सी बात है, पैसा कमाने के पर्पज से। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो पैसे कमाने के पर्पज से की जाती है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड, जो संबंधित है किससे? पैसा कमाने से। ये ऑफिस में काम कर रहा है, ये बिल्डिंग में मिस्त्री का काम कर रहा है, ये महाशय पढ़ा रही है, ये किसान खेती कर रहा है, ये सारे के सारे काम क्या क्या मजा आ रहा है? अरे मजा नहीं आ रहा भाई साहब, ये सारे काम कर रहे हैं क्यों? ताकि पैसा कमा सके। तो इन सभी काम को बच्चों क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। जैसे कि एक दुकानदार वस्तु बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? पैसा कमाने के लिए। एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही है, क्यों पढ़ा रही है? पैसा कमाने के लिए। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो बताओ, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। समझ में आ गया? चलिए जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग भी हो गया। अगला, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये छोटे छोटे मीनिंग है जो पेपर में आ जाते हैं। अगला, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है बेटा? मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है। कितने रुपए है जी आपके पास? मान लीजिए 100 रुपए है। अब आपके इच्छा हो रही है, यार मैं छोले भटूरे भी खा लू, यार मैं जो है ना चाउमीन नूडल्स भी खा लू, या मैं जो है ना मोमोज भी खा लू। भाई पानी आ गया मेरे मुंह में। तो नालायको सुनो, अब मैं जल्दी से पढ़ा के कुछ खाने जाऊंगा। देखो भाई, तो मेरे पास 100 रुपए है भाई साहब, लेकिन अब 100 रुपए में सब कुछ तो नहीं आ पाएगा ना। अब मेरे को चॉइस करनी पड़ेगी, मेरे को चुनना पड़ेगा कि मैं ये पूरी करूं इच्छा, ये पूरी करूं इच्छा, ये पूरी करूं। छोले भटूरे खाऊंगा तो इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, अगर चाउमीन खाऊंगा तो इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, और मोमोज खाऊंगा तो इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। तो जब मेरे को चुनना पड़ता है, मैं अपनी कौन सी इच्छा पूरी करूं, मैं अपनी कौन सी इच्छा पूरी ना करूं? बताना मुझे क्यों चुनना पड़ रहा है? क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस क्या? रिसोर्सेस, रिसोर्सेस माने पैसा। कि मेरे पास पैसा कैसा है? लिमिटेड है, केवल 100 रुपए है। तो चुनना पड़ेगा कौन सी इच्छा पूरी करूं, कौन सी इच्छा पूरी ना करूं। इसको बच्चों क्या बोलते हैं जी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब होता है यह डिसाइड करना कि कौन सी वांट को हमें सेटिस्फाई करना चाहिए और कौन सी वांट को हमें सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना इनफ पैसे नहीं है, इतने इनफ रिसोर्स नहीं है कि हम सारी इच्छाओं को पूरी कर सके। इसलिए हमको सोचना पड़ता है कौन सी इच्छा पूरी करे, कौन सी इच्छा पूरी ना करे। और इससे ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बेबीज? इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन की समस्या। अगला, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है? ये बात तो बेटा बच्चे बच्चे को पता है कि एक देश में संसाधन या रिसोर्स होते हैं सीमित। हमारे जमीन के नीचे पेट्रोल लिमिटेड है, जमीन के नीचे कोयला लिमिटेड है, सरकार के पास पैसा लिमिटेड है। हमारे देश में हर चीज क्या है? लिमिटेड है। और नॉट हमारे देश में, हर देश में रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेस बहुत सारे नहीं हैं। एक जमाना ऐसा आएगा जब जमीन के नीचे से पेट्रोल खत्म हो चुका होगा, जब जमीन के नीचे से कोयला वगैरह खत्म हो चुका होगा। तो ये रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। और हमें इन रिसोर्स की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। अगर आज हम पेट्रोल बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो फ्यूचर में पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आज हम कोयला बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो फ्यूचर में कोयला जल्दी खत्म हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं ना कि भैया पेट्रोल का यूज कम करा करो, बिजली बचाओ वगैरह वगैरह। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब चीज लिमिटेड है, फ्यूचर में जाकर खत्म होने वाली है। तो अभी इनका कम कम यूज करो ताकि फ्यूचर में आप, मैं और हमारे बच्चे जीवन जी सके। तो जब रिसोर्सेस को हम ऐसे यूज करें कि कोई वेस्टेज ना करे, उसी को बच्चों बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। कि भैया लकड़ियां है, इसकी वेस्टेज मत करो यार। पैसा भी है, इसकी वेस्टेज मत करो यार। पेट्रोल है, इसकी वेस्टेज मत करो यार। बिजली है, इसकी वेस्टेज मत कर मेरे भाई। तो जब रिसोर्सेस की वेस्टेज नहीं करेंगे, डोंट वेस्ट, डोंट वेस्ट, डोंट वेस्ट, रिसोर्सेस की वेस्टेज नहीं करेंगे, उनका हौले हौले आराम आराम से यूज करेंगे, उसी को बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। क्या लिखा है बेटा?
इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस का मतलब है कि रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज करना, कि जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उनका ऑप्टिमम यूज करना। ऑप्टिमम यूज का मतलब है कि रिसोर्सेस का ऐसा यूज करना कि कोई वेस्टेज ना हो, विदाउट एनी वेस्टेज। समझ में आ गया? ये हो गया इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस का मीनिंग। तो बेसिक बेसिक हमने 5 बातें जान ली। अब आ रही है बेटा बड़ी बड़ी बातें, इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक, हाँ जी, स्कार्सिटी क्या होता है? स्कार्सिटी क्या होता है? तो जब आपके पास पैसा होता है कम, रिसोर्सेस होते हैं कम, और आपकी रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा, कि भाई मेरे को चाहिए, मान लीजिए कार खरीदने के लिए 6 लाख रुपए। अरे मुझे कार खरीदने के लिए बेटा कितने चाहिए? 6 लाख रुपए। लेकिन मेरे पास पड़े हैं केवल 4 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए की मेरे पास कमी पड़ रही है ना। इसी 2 लाख रुपए की कमी को बच्चों क्या बोलूंगा? स्कार्सिटी। जैसे कि हमारे भिड़े भाई साहब अक्सर कंजूसी में रहते हैं, बिकॉज इनकी आवश्यकताएं ज्यादा है, लेकिन हमारे भिड़े भाई साहब के पास इतना पैसा नहीं है भाई। ट्यूशन मास्टर है, मेरी तरह कम कम पैसा कमाते हैं, बीवी अचार बेचती है, सोनू की शादी करवानी है, तो इनकी रिक्वायरमेंट बहुत सारी है कि सोनू की शादी करवानी है, ये करना है, वो करना है, बट उतना पैसा नहीं है। तो भिड़े भाई साहब हमारे क्या फेस करते हैं? स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि पैसा कम है, देवारे देवा, ये बोलते हैं देवारे देवा। तो भैया देवारे देवा, पैसा बहुत कम है लेकिन नीड बहुत ज्यादा है। तो क्या बोलता है? स्कार्सिटी एक ऐसी स्थिति है जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स मतलब पैसा, मान लो भाई कि जो पैसों की उपलब्धता है इज नॉट एनफ, वो इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब पैसे इतने उपलब्ध नहीं है कि हमारी सारी की सारी नीड को पूरा किया जा सके। कि जब लोगों की वांट्स और नीड को पूरी करने के लिए इनफ मनी नहीं होता, अधिक रिसोर्सेस नहीं होते, रिसोर्सेस कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसे क्या बोलते हैं जी? स्कार्सिटी कहते हैं। अन्य शब्दों में, अदर वर्ड्स में, स्कार्सिटी एक ऐसी स्थिति है जहां पर सप्लाई ऑफ रिसोर्स इज लेस देन, कि रिसोर्सेस की सप्लाई कम है, सप्लाई माने अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, कि रिसोर्स उपलब्ध कम है, लेकिन जो डिमांड है रिसोर्सेस की वो डिमांड ज्यादा है, कि मेरे को चाहिए ज्यादा, मेरे को चाहिए ज्यादा, बट मेरे पास है कम। इसे क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी। याद रखना, अगर पेपर में आ जाए इकोनॉमिक्स को पढ़ने का मेन रीजन क्या है, इकोनॉमिक्स को पढ़ने का मेन रीजन क्या है, तो आप बोलेंगे स्कार्सिटी। अरे क्या बोलेंगे जी? स्कार्सिटी। क्योंकि हर देश में स्कार्सिटी है, हर देश में कमी है, हर देश की जमीन के नीचे, हर देश की जमीन के नीचे रिसोर्स लिमिटेड है। किसी भी देश के पास अंधा पेट्रोल नहीं है भाई, किसी भी देश के पास अंधा कोयला, मतलब बहुत सारा पेट्रोल या बहुत सारा कोयला नहीं है। हर देश के पास कैसा है? लिमिटेड है। और हमें वही सीखना है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हमको वही सीखना है कि कैसे कम चीजों में देश को मैनेज किया जाता है, कैसे कम चीजों में अपनी आवश्यकताओं को मैनेज करते हैं। तो स्कार्सिटी शो करता है कि चीजें कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और इसी वजह से हम क्या पढ़ते हैं जी? इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, तो इकोनॉमिक्स अल्टीमेटली है किसके बारे में? तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन दी प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। तो इकोनॉमिक्स का मेन मकसद क्या है? कि देश में स्कार्सिटी है, देश में कमी है, और उस कमी की वजह से हमको चॉइस करनी पड़ती है कि क्या छह पूरी करे, क्या छह पूरी ना करे। और वो चॉइस कैसे करनी है वो कौन सिखाएगा? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपको सिखाएगा। समझ में आ गया? स्कार्सिटी का तो मीनिंग हो गया। अगला क्या है जी? सेंट्रल प्रॉब्लम या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओए होए 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 भाई साहब, ये जो टॉपिक हमारे सामने आया, सेंट्रल प्रॉब्लम या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, भाई साहब लगा लो उसको इंपॉर्टेंट, लगा लो उसको इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? हाँ जी, देखो भाई साहब, ये सेंट्रल प्रॉब्लम या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? तो अभी आपने पढ़ा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी माने कमी होना। अब इस स्कार्सिटी की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी समस्या देश में अराइज होती है, क्या बोला? इस स्कार्सिटी की वजह से जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या देश में अराइज होती है, बेटा उसी को बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। एक बात बताओ, हमारे देश में भी रिसोर्सेस की कमी है, बट देश की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। हमारे देश के अंदर भी रिसोर्सेस की कमी है,
कि भैया पैसा कम है, संसाधन कम है, चीजें कम है, बट रिक्वायरमेंट तो बहुत सारी है ना। अब बताओ क्या कम पैसों में सारी इच्छाएं पूरी कर पाना संभव है? जी नहीं है। तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बिकॉज पैसा कम है। ये जो भिड़े भाई साहब है, भाई साहब कहां गए? ये रहे देवा रे देवा। ये जो भिंडी मास्टर है, ये जो भिड़े भाई साहब है, इनको प्रॉब्लम घर में फेस करनी पड़ती है बिकॉज इनकी इच्छाएं बहुत सारी है बट उतना पैसा नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कम पैसों की वजह से, कम पैसों की वजह से ये जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उन समस्याओं को बच्चों बोला गया है सेंट्रल प्रॉब्लम। अरे क्या बोला गया भाई साहब? सेंट्रल प्रॉब्लम। तो वही बोलता है स्कार्सिटी की वजह से एक देश में समस्याएं आती है भाई, और उन्हीं समस्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं जी? सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या भी कहते हैं। और ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया फेस कर रहा है बेटा। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ना, ये एवरी कंट्री, भारत का प्रत्येक देश, सॉरी भारत का प्रत्येक देश, ओ माय मिस्टेक, सॉरी, वर्ल्ड का भाई साहब, वर्ल्ड का, अबे सुन लो नालायक को, पढ़ लो। वर्ल्ड का प्रत्येक देश इन प्रॉब्लम को फेस करता है। पता है क्यों? क्योंकि हर देश के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है भाई। अमेरिका की जमीन के नीचे क्या पेट्रोल बहुत सारा है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्या पाकिस्तान की जमीन के नीचे पेट्रोल बहुत? अरे ऐसा नहीं है भाई। हर देश की जमीन के नीचे रिसोर्सेस लिमिटेड है, सीमित है। तो हर देश को समस्या फेस करनी पड़ती है। इवन जो वर्ल्ड की सबसे अमीर देश है, रिचेस्ट कंट्री, कौन है जी? अमेरिका, यूएसए। बेटा अमेरिका, यूएसए को भी सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करनी ही, भले कितना अमीर क्यों ना हो, भले कितना अमीर क्यों ना हो, लेकिन जमीन के नीचे, ऐसे बात हो, आप बहुत अमीर हो लेकिन आप एक रेगिस्तान में हो, आप एक रेगिस्तान में हो, दूर दूर तक कुछ नहीं है, लेकिन आप बहुत अमीर हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है। क्या वो पैसा आपकी भूख मिटा देगा? कि भूख लग रही है, ओह नोट खाड़ा, खाड़ा बोल रहा हूं, नोट फाड़ा 500 का, खा गए, ओह पेट भर गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ऐसा। समझ में आ गया? पैसा केवल कागज का टुकड़ा है। असली जो रिसोर्सेस है वो जमीन के नीचे, पानी, कोयला, पेट्रोल, खनिज, मिनरल्स, ये सब है भाई। तो भले ही अमेरिका कितना अमीर क्यों ना हो, उसकी धरती के नीचे भी रिसोर्स कैसे है? लिमिटेड। तो अमेरिका को भी सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये वाले मीम देखा होगा आप लोगों ने कि अमेरिका बोलता था क्या हो तुम, अबे आज हम बोलते हैं तू क्या है बे, क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम तो तेरे को भी झेलनी पड़ती है कि तू कितना भी अमीर बन जा, तू कितना भी अमीर बन जा, लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम तो तेरे को भी झेलनी पड़ेगी। तो तू बोलता था क्या हो तुम, आज हम बोलते हैं तू क्या है बे। समझ में आ रहा है? तो वही वाली बात है भाई कि आज हम बोलते हैं तू क्या है बे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो तुझे भी झेलनी पड़ती है, कितना भी अमीर हो जा, सेंट्रल प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ेगी। समझ में आ गया? तो अगला पॉइंट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो स्कार्सिटी ही, ये जो कमी पड़ती है ना, स्कार्सिटी ही एक रूट कॉज, एक मेन कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। खुद बताओ, अगर कभी कमी ना होती, जमीन के नीचे पेट्रोल अनलिमिटेड, कोयला अनलिमिटेड, अगर कभी भी कमी ना होती तो क्या हमें ये समस्या झेलनी पड़ती? अरे सेंट्रल प्रॉब्लम इसीलिए झेलनी पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, समस्या है, कमी है, स्कार्सिटी है। समझ में आ गया? चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है। ओह यार, सेंट्रल प्रॉब्लम को रीजन पूछ रहा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम के रीजंस क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती है। एक बात बताना, क्या तुमको नहीं पढ़ाया मैंने कि हमारी हमारी वांट्स कैसी है जी? अनलिमिटेड। अरे हमारी वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड। रिसोर्सेस कैसे हैं? लिमिटेड। और इन रिसोर्सेस के यूज कैसे? ऑल्टरनेटिव। एक बात बताओ, क्या तुमको मैंने यहां पे नहीं पढ़ाया रिसोर्सेस लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस का यूज ऑल्टरनेटिव है? बेटा यही तो मेन रीजन है सेंट्रल प्रॉब्लम के। तो सेंट्रल प्रॉब्लम वही तो यार, एक चीज को भाई मैं आ जा यार भाई, कितनी बार पढ़ाऊं मैं एक चीज को तुम्हें, नालायक को। हाँ भाई नालायक को, भाई कितनी बार पढ़ाऊं यार। सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होने के क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज, अबे अबे नालायक। हाँ जी, क्वेश्चन ये है सेंट्रल प्रॉब्लम के अराइज होने के भाई सब मेन कॉजेस क्या है, या कोई भी देश सेंट्रल प्रॉब्लम को क्यों फेस करता है। तो भाई तीन चीजें हैं, क्योंकि हमारी वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड।
रिसोर्स कैसे है, लिमिटेड, और रिसोर्स का यूज कैसे है जी, अलग अलग, ऑल्टरनेटिव। ये तीन चीज की वजह से ही तो देश में समस्या आ रही है। सबसे मेन पॉइंट तो भाई साहब ये फर्स्ट और सेकंड है। अरे यार हम ह्यूमंस है, हमारा नेचर है, हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, हमको हर चीज चाहिए। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, इतने रिसोर्स थोड़ी है, इतना देश की सरकार के पास पैसा थोड़ी है हमारी सारी इच्छा पूरी करती फिरेगी। तो रिसोर्स लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, और तो और जब रिसोर्स मिल जाता है, जब पैसा मिल जाता है, उसका यूज अलग अलग है। अब वहां बैठ के सोचो कि यार ये पैसा मैं इस पे खर्च करूं, या इस पे खर्च करूं, या इस पे खर्च करूं, या इस पे खर्च करूं। तो कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हाँ जी, तो इनको मैं पढ़ा देता हूं, ठीक है, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई। इसको पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा ला, कैसे मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, इसको पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। समझ में आ गया? देखो भाई, तो बताओ हमारी ह्यूमन की वांट्स कैसी है जी, अनलिमिटेड। क्या बोलता है कि भाई ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स है ना भैया जी अनलिमिटेड है, और ये जो वांट्स है ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आज इसने एक मोमोज खाया, कल दो मोमोज खाने की बोल रहा है, परसों पूरी प्लेट खाने की बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है दो प्लेट पैक करवा लो। तो ह्यूमन की जो वांट्स है वो डे बाय डे बढ़ती जाती है। एज सुन एज वन वांट सेटिस्फाइड, जैसे ही कोई एक इच्छा पूरी होती है, अनदर न्यू वांट अराइज, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। आज मैंने इसकी ये इच्छा पूरी करी, कल कुछ और मांग रहा है, कल मैंने वो पूरा करा, कल कुछ और मांग रहा है, मैंने वो पूरा करा, कल कुछ और मांग रहा है। अच्छा नहीं आ रहा मैं, सुनो। हाँ जी, तो ह्यूमन की वांट्स कैसी है जी, अनलिमिटेड है, ठीक है। एक वांट पूरी हुई, दूसरी अराइज हो गई, इसीलिए इसीलिए देयरफॉर ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। इसीलिए हम सारी इच्छा पूरी कर, या तो इच्छा तुम्हारी थोड़ी सी हो तो पूरी कर भी दे, चल बेटा शांत बैठ जा, बट कैसी है, अनलिमिटेड है। रिसोर्स कैसे है, लिमिटेड है, सारी इच्छा पूरी हो नहीं पाती, फिर समस्या झेलनी पड़ती है। दूसरा, हमारे पास जो रिसोर्सेस है बेटा वो कैसे है जी, रिसोर्सेस लिमिटेड है। क्या बोलता है कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, या फिर स्केयर, स्केयर माने कम है, इन रिलेशन टू वांट्स, मतलब वांट्स ज्यादा है और रिसोर्सेस कम है। हम जो है कैन नॉट फुलफिल द वांट्स ऑफ ऑल पीपल, हम सबकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते भाई देश में, बिकॉज रिसोर्सेस कैसे है जी, लिमिटेड है। तो एक इकोनॉमी को, इकोनॉमी का मतलब होता है देश, इकोनॉमी का मतलब क्या क्या होता है जी, देश। तो एक इकोनॉमी को, एक देश को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी इच्छाएं पूरी की जाए और कौन सी इच्छाओं को पोस्टपोन किया जाए, बिकॉज सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं कर सकते, याद रखना। तो एक देश को डिसाइड करना पड़ता है कौन सी इच्छा पूरी करे, कौन सी इच्छा पोस्टपोन करे, क्यों, ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन मींस प्राप्त होना, ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने रिसोर्सेस को वहां पे खर्च करूंगा जहां से मुझे क्या मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, सबसे ज्यादा मजा। बोलता है कि अगर रिसोर्सेस मान लो अनलिमिटेड होते, रिसोर्सेस की कमी होती ही नहीं, कि देश के पास बहुत सारा पैसा है, जमीन के नीचे बहुत रिसोर्सेस है, अगर रिसोर्स क्या होते, अनलिमिटेड होते, तो आपको पता है सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर सेंट्रल प्रॉब्लम कभी अराइज होती ही नहीं, कभी अराइज, इवन सुनो, आपको इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं पड़ता। ये सब्जेक्ट आप इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि देश में रिसोर्सेस लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, और यही एक सब्जेक्ट है जो बताता है, जो सिखाता है कि कैसे कम रिसोर्सेस में आपको अपनी ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं को, ज्यादा से ज्यादा वांट्स को पूरा करना है, वो केवल इकोनॉमिक्स सिखाएगा। समझ में आ गया? और थर्ड पॉइंट क्या है जी, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज, कि जो रिसोर्सेस है ना उनका यूज ऑल्टरनेटिव है। ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास मान लो पैसा है, अब आप अपने पैसे को अलग अलग पर्पस पे यूज कर सकते हो, लेकिन हर पर्पस पे यूज नहीं कर सकते। लाइन सुनो भाई, बड़े पते की लाइन है, हम अपने रिसोर्सेस को अलग अलग पर्पस पे यूज कर सकते हैं, लेकिन हर पर्पस पे यूज नहीं कर सकते। मैं देखो ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास 100 रुपए है, आप 100 रुपए को इस पर खर्च कर सकते हो, इस पर भी, इस पर भी, लेकिन तीनों पे एक साथ खर्च नहीं कर सकते। तो वही तो दिक्कत आ गई कि लास्ट में हमको ये भी सोचना पड़ता है कि हमारे पास जो रिसोर्स है हम उसका यूज कहां पे करें। जैसे कि भाई वुड, लकड़ी है,
अब लकड़ी के अलग अलग यूज है, आप उसको एज ए फ्यूल ईंधन के रूप में यूज करो। ईंधन है फ्यूल कैसे कि घर में खाना पकाना है तो लकड़ी में आग लगा ली, रोटी पका ली। आप उसका यूज फर्नीचर के रूप में कर सकते हो, आप उसका यूज हाउस कंस्ट्रक्शन में कर सकते हो, या फिर आप उसके अलग अलग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। अब बैठकर सोचो कि यार मैं लकड़ी का क्या करूं, मैं लकड़ी का यूज कहां पे करूं, ये भी समस्या है कि नहीं है। इसको हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई थी। तो थर्ड पॉइंट क्या आता है जी, रिसोर्सेज के अलग अलग यूज है। तो ये तीन चीज की वजह से ही सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेंट्रल प्रॉब्लम के टाइप्स क्या है, मेरे को ना गुस्सा आ जाएगा भाई। मैं ये मैं ही हूं, अरे मैं ही हूं, देख लो मैं ही हूं। मेरे को ना गुस्सा आ जाएगा भाई एक चीज को बार बार पढ़ा के। हाँ भाई, अच्छा एक बात और, इस टॉपिक से मजाक नहीं मित्र, इस टॉपिक से मजाक नहीं भाई। सीबीएसई को इस टॉपिक से प्यार है। सीबीएसई इस टॉपिक से क्वेश्चन भाई देता ही देता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर सेंट्रल प्रॉब्लम के टाइप पूछ रहा है। भाई तीन टाइप की होती है कि पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब एक देश को सोचना पड़ता है कि भैया क्या बनाए। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, अरे बनाए तो बनाए, कैसे बनाए। और तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए बनाए। तो भाई तीन समस्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाऊं, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाऊं, हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाऊं। भाई अगेन बोल रहा हूं मित्र लाडले, इस टॉपिक से मजाक मत करियो, पेपर में आएगा, 4 से 6 नंबर में आएगा, और तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम आएगी। तो भैया नो मस्ती मजाक, चलो पढ़ते एक एक करके सबको। सबसे पहली प्रॉब्लम जो देश के सामने आती है वो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। एक देश को सोचना पड़ता है हम क्या बनाए। भैया क्यों सोचना पड़ रहा है, अरे इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है। भैया पैसा लिमिटेड है, अगर पैसा होता अनलिमिटेड, मान लो आपके घर में पैसा होता अनलिमिटेड, तो एक बच्चे ने बोला मम्मी राजमा चावल खाने हैं, ले तू राजमा चावल खा। अगले ने बोला मम्मी छोले चावल, तू छोले चावल खा। मम्मी कड़ी चावल, तू कड़ी चावल खा। क्यों, अरे भैया बहुत पैसा है घर में, सबके लिए अलग अलग। अमीरों के घर में ही तो होता, भाई हम तो गरीब लोग हैं। अमीरों के घर में क्या होता है, जिसका जो खाने का मन है भाई उनके घर वो बनता है, उनके घर शेफ होता है भाई, वो सबके लिए अलग अलग बनाएगा, बहुत पैसा है। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मली देश की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए देश के पास रिसोर्स कैसे है जी, लिमिटेड है। तो देश को सोचना पड़ेगा ना क्या बनाए क्या ना बनाए, बिकॉज सबको बना पाना पॉसिबल नहीं है, सारी वस्तुएं बना पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देश के पास इतना पैसा नहीं है। तो बताओ सबसे पहली समस्या क्या आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करे। प्लस साथ में ये भी सोचना पड़ता है इन व्हाट क्वांटिटी, कि हम बना तो रहे हैं लेकिन हम कितनी क्वांटिटी में कितनी मात्रा में उत्पादन करें। तो देखो भाई जो एक मेजर प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम देश के सामने आती है वो क्या है कि ये डिसाइड करना कि किन गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया जाए और किन गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस ना किया जाए। ये भी देखना पड़ता है कि उन्हें कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। क्यों, क्योंकि रिसोर्स कैसे है जी, लिमिटेड है, तो देखना पड़ेगा क्या बनाए और कितनी मात्रा में बनाए। एक देश में अनेक प्रकार की वस्तु होती है भाई साहब, जैसे कि कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स का मतलब होता है वो वस्तुएं जो तुम लोग हम लोग अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि गेहूं हमें खाने के लिए चाहिए, कपड़े हमको पहनने के लिए चाहिए, शूज हमको पहनने के लिए चाहिए, इनको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। इसके अलावा एक होती है इन्वेस्टमेंट गुड्स। इन्वेस्टमेंट गुड्स वो होती है जिनके माध्यम से देश में इंडस्ट्री या फैक्ट्री या फिर जिनके माध्यम से देश में प्रोडक्शन होता है, जैसे कि प्रोडक्शन करने के लिए भाई मशीन चाहिए, चाहिए है बनाई नहीं चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपको टूल्स चाहिए, खेतों में प्रोडक्शन करने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, अगर ट्रैक्टर नहीं होगा टूल्स नहीं होंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा। तो ये गुड्स भी देश के लिए आवश्यक है। उसके बाद मैंने बोला वॉर गुड्स, युद्ध वाली वस्तुएं। भाई कभी भी पाकिस्तान हम पे हमला बोल दे तो हम क्या बोलेंगे, अरे पाकिस्तान हमारे पास हथियार नहीं है। नहीं भाई ऐसा नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान जब मन करे तब आ जाइयो, जब मन करे तब आ जाइयो भाई। मैं तो नहीं है, मतलब मैं भी जाऊंगा यार, बताओ। जय हिंद जय भारत, सुनो नलायकों। तो मैं ये बोल रहा हूँ वॉर गुड्स भी होनी चाहिए, गन्स होनी चाहिए, मशीन गन्स होनी चाहिए, फाइटिंग एयरक्राफ्ट होनी चाहिए। तो एक देश के पास भाई बहुत सारा ऑप्शन है। अब इन सब में देश को देखना पड़ेगा हम क्या बनाए हम क्या ना बनाए, और प्लस कितनी मात्रा में बनाए। ऐसा ना हो ना कि हम बहुत ज्यादा बना दे और फिर उसकी वेस्टेज हो,
और ऐसा भी ना हो हम बहुत कम बना दे और देश में कमी पड़ जाए। तो एक देश को देखना पड़ता है क्या बनाए क्या ना बनाए। आगे बोलता है इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं होता एक देश के लिए कि वो हर प्रकार की वस्तुएं बना ले, वो भी अधिक मात्रा में। क्यों? बिकॉज रिसोर्सेस लिमिटेड है, हर प्रकार की वस्तु अधिक मात्रा में नहीं बन सकती। इसीलिए एक देश को चूज करना पड़ता है कि किन कॉमोडिटीज को बनाया जाए while keeping in the mind the needs of the people। लेकिन जब वस्तु बनाएंगे तो अपने माइंड में लोगों की नीड्स को ध्यान में रखेंगे कि जो नीड है भाई वही तो बनाऊंगा। अब मैं कुछ भी बनाए जा रहा हूं, लोगों को उसकी नीड नहीं है तो वेस्टेज है ना, कि मम्मी ने घर में बना लिया करेला लेकिन घर का कोई मेंबर नहीं खाता, लेकिन मम्मी ने बनाया करेला, तो वेस्टेज है भाई पैसों की। करेला बनाया, गैस लगाई, पैसा लगाया, कोई खाता है नहीं, ये वेस्टेज है कि नहीं है? तो हम जब बनाएंगे तो लोगों की नीड को माइंड में रखकर प्रोडक्शन करेंगे ताकि देश में मैक्सिमम वांट्स, अधिक से अधिक वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम है ये इसलिए उत्पन्न हुई, ये इसलिए अराइज हुई क्योंकि जो रिसोर्सेस है देश में वो लिमिटेड है और उनके अलग अलग यूज है। अगर रिसोर्स होते अनलिमिटेड तो भाई सब कुछ बनाओ, बट कैसे है लिमिटेड, तो सबको बनाया नहीं जा सकता। ये थी पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस। 4 नंबर में आएगी जी। चलिए अगली प्रॉब्लम क्या है? अगली प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करे। अब आपने ये सोच लिया क्या बनाए, अब सोचो बनाए कैसे। तो बोलता है जो अगली प्रॉब्लम है हमारे सामने ये है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि हमको ये देखना है कि हम गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के लिए किस प्रकार की तकनीक का सिलेक्शन करें, किस प्रकार की तकनीक का चयन करें। कि जनरली आमतौर पे बच्चों प्रोडक्शन करने की 2 तकनीक होती है। एक होती है लेबर इंटेंसिव, जहां पे लेबर काम करते हैं ज्यादा और मशीनें काम करती है कम, इसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। कि लेबर होते हैं मोर, ज्यादा, और कैपिटल का बच्चों मतलब होता है मशीन। कैपिटल माने क्या होता है? मशीन। और मशीनें क्या होती है जी? कम। देखो ये मैं हूं, अबे ध्यान से देख लो ये मेरी फोटो है, लेबरगिरी भी कर शुरू कर दी मैंने। तुम्हारे बैच पढ़ाने के बाद भाई पैसे कमाने के लिए मैं ये काम भी करता हूं। नालायकों सुनो, तो या तो ये यूज कर लो कि लेबर से काम ज्यादा करवा लो और मशीनें कम लगा लो, या एक तरीका ये भी तो होता है कि भैया मशीनों से काम करवाएंगे ज्यादा, मशीनों से काम करवाएंगे ज्यादा और लेबर लगाएंगे कम। इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहां पे मोर कैपिटल होती है एंड लेस लेबर होता है। तो भाई 2 प्रकार की तकनीक हमारे सामने होती है। अब इनका चयन कैसे करना है कि मैं लेबर इंटेंसिव यूज करूं या मैं कैपिटल इंटेंसिव यूज करूं? तो बच्चों वो डिपेंड करता है हमारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव पे। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे कपड़े बनाने हैं, टेक्सटाइल माने होता है कपड़े, तो बोलता है मैं कपड़े को प्रोड्यूस कर सकता हूं लेबर इंटेंसिव टेक्निक के माध्यम से भी, और मैं कपड़ों को प्रोड्यूस कर सकता हूं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के माध्यम से भी। तो वो मेरे को देखना पड़ता है मैं कौन सी टेक्निक का यूज करूं और कौन सी का ना करूं। लेकिन इसका जो सिलेक्शन होता है कि मैं कौन सी टेक्निक का यूज करूंगा वो मेरे अलग अलग ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई देश में रोजगार बढ़े, तो देश में रोजगार कब बढ़ेगा? जब मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करूंगा, जब लेबर काम करेंगे ज्यादा। लेकिन मेरा पर्पस है कि जो मैं वस्तु बना रहा हूं उसकी मेरी कॉस्ट कम से कम आए, खर्चा कम से कम आए। और जब मशीनों के माध्यम से काम करवाया जाता है तो खर्चा हमारा कम से कम आता है, क्योंकि तो मशीन काफी कम समय में काफी ज्यादा प्रोडक्शन करके देती है तो कॉस्ट कम आती है। अगर आप चाहते हो हमारी कॉस्ट कम आए, हमारा खर्चा कम आए, अगर आप ये चाहते हो तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करो। समझ में आ गया? तो ये जो हमने पढ़ी प्रॉब्लम कौन सी? हाउ टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम। इस हाउ टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम को हम एक और नाम से जान सकते हैं। किस नाम से? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। हम इसको टेक्निक की चॉइस वाली प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। यहां पे चूज करना पड़ता है किसको पकड़ूं एंड किसको छोड़ूं। समझ में आ गया? सेकंड प्रॉब्लम भी हो गई भाई साहब। हाँ जी, थर्ड प्रॉब्लम क्या है? फिर से मैं आ गया, इसमें तो मैं स्मार्ट लग रहा हूं, इसमें तो भाई साहब मैं लग रहा हूं भिखारी जैसा। सुनो भाई सुनो, थर्ड प्रॉब्लम है बच्चों फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम कहती है, तो उसमें 2 बातें हैं, इसमें 2 बातें हैं, इसमें 2 बातें हैं। अरे बेटा इसमें कितनी बातें हैं? 2। हाँ भाई सुनो, पहली बात फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या है?
ये प्रॉब्लम का सिंपल सिंपल मतलब ये है कि हम जो गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं, हम जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें लेगा कौन, हु विल गेट, उन्हें कौन प्राप्त करेगा। तो ये समस्या कहती है कि हम किसके लिए गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं, उसको लेगा कौन, उसको प्राप्त कौन करेगा। समझ में आ गया? समझो, ये जो प्रॉब्लम है ये रिलेटेड है किस चीज से, ये पहली बात कर रहा हूं मैं कि डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विस अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखो भाई, समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ बहुत अमीर होते हैं, मेरे जैसे, देखो गले में सोने की चेन भी है भाई, दिख रही हो तो। और कुछ गरीब भी होते हैं। अब जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, अब जो भी फर्म प्रोडक्शन कर रही है भाई, उसको देखना पड़ता है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कैसे कस्टमर खरीदेंगे। अगर किसी इलाके में मान लीजिए कस्टमर सारे अमीर अमीर रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी वहां पे ऐसी वस्तु बना के बेचेगी जो अमीर लोग खरीदे। अब किसी इलाके में कस्टमर सारे गरीब गरीब है, तो कंपनी वहां पे ऐसी वस्तु बनाकर भेजेगी जो गरीब लोग खरीद सके। तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ता है कि हम जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे कौन से वर्ग के, कौन से समाज के लोग खरीदेंगे। अगर वो अमीर वर्ग के खरीदेंगे तो अमीरों वाली वस्तु बनाएंगे, गरीब वर्ग के लेंगे तो गरीब वाली वस्तु बनाएंगे। एक बात बताओ, अगर मैं अमीरों वाले एरिया में गरीबों वाली वस्तु भेज दू तो क्या अमीर लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। और गरीबों वाले एरिया में अमीरों वाली वस्तु भेज दू तो वो भी नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे जब भी वस्तु बनाओ तो वस्तु बनाने से पहले आप ये देख लो हम वस्तु बना किसके लिए रहे हैं, कि ऐसा ना हो हम वस्तु बना भी दे और लोग खरीदे भी ना, है कि नहीं है। तो ये बोलता है कि इस प्रॉब्लम में हमको देखना पड़ता है कि हम जो गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है समाज के अलग अलग वर्गों में। एक इकोनॉमी में डिसाइड करना पड़ता है कि हमने जो भी प्रोडक्शन किया हम उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें अलग अलग वर्गों में, जैसे कि हम गरीबों में कैसे बांटे या फिर हम अमीरों में कैसे बांटे। इसी को हम, इसको हम क्या बोलते हैं, ये पहला पॉइंट था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि एक कंपनी है जिसका नाम है क्लिनिक प्लस। अब जिस एरिया में अमीर लोग रहते हैं तो बेटा वो कंपनी उस एरिया में ना अपनी बॉटल बेचती है, बॉटल। अमीर लोग जो होते हैं ना बेटा, हमारी तरह या तुम्हारी तरह ये पाउच फाड़ के आधा शैंपू निकाल के नहीं नहाते, फिर आधा वही संभाल के रख दिया। बेटा उनके यहाँ पूरी बॉटल होती है। तो अमीर एरिया में कंपनी क्या भेजेगी, पूरी पूरी बॉटल भेजेगी। लेकिन गरीब एरिया में क्या करती है कंपनी, जो गरीब लोग होते हैं कंपनी उनके लिए क्या करती है, उनके लिए बॉटल नहीं भेजती। उनको पता है कि इस एरिया में लोग बॉटल परचेज ही नहीं करेंगे, उनके लिए पाउच बेचती है। तो कंपनी को पता है कि किस एरिया में कैसी वस्तु बेची जानी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक तो हमको देखना पड़ता है कि कैसे समाज में अलग अलग वर्गों में वस्तु को बांटा जाए, इसको बोलते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसी का पार्ट है। अब सेकंड एक और होता है, जैसे क्या बोलते हैं जी, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक कंपनी ने पेन बनाया और उस पेन को मार्केट में बेचा और 10,000 रुपए कमाए। अरे मतलब एक पेन से नहीं, मान लो कि कंपनी ने 1,000 पेन बेचे और 10 रुपए का एक पेन था, तो कंपनी ने 10,000 रुपए कमाए। अब सेकंड समस्या ये होती है कि जो पैसा कंपनी के पास आया, कंपनी इस पैसे को, कंपनी, हाँ जी, जो पैसा आया कंपनी इस पैसे को इन चारों में कैसे बांटे। क्यों? बिकॉज कंपनी ने जिसकी जमीन पर काम किया तो उसको किराया पे करना पड़ेगा, है कि नहीं है। कंपनी ने जिन लोगों से काम करवाया, कंपनी ने जिन लोगों से काम करवाया उनको देने पड़ेंगे वेजेस। कंपनी ने जिस कैपिटल, जिस मशीन का यूज किया, मशीन मान लो किराए पे लेके आए थे, तो उस पर क्या देना पड़ेगा जी, इंटरेस्ट। और जो कंपनी का मालिक है जिसने सारा काम करा उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो कंपनी को यह भी देखना पड़ता है कि हमने जो भी पैसा कमाया उस पैसे को हम समाज के 4 सेक्शन में कैसे बांटे। कि फॉर एग्जाम्पल इस 10,000 में से रेंट कितना जाएगा, तो मान लीजिए हम रेंट कितना पे करेंगे जी, 2,000। इस 10,000 में से कितने जाएंगे वेजेस, तो मान लीजिए कितने पे करें वेजेस, 3,000। इस 10,000 में मशीन जी कितनी पेमेंट करनी है, मान लीजिए 1,000। और बच कितना गया, 2 और 3 और 1 6 हो गया, तो 4,000 क्या बच गया जी, प्रॉफिट। ये कंपनी का मालिक रखेगा। तो जो पैसा कमाया इसको अलग अलग सेक्शन में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसमें कैसे बांटना है इसको भी हमको सोचना पड़ता है। ये भी फॉर होम टू प्रोड्यूस का ही पार्ट है। समझ में आ गया?
तो क्या बोलता है कि इकोनॉमी को यह भी डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरीके से इनकम को शेयर किया जाए, किस तरीके से इनकम को बांटा जाए, किसके बीच, प्रोडक्शन के फैक्टर्स के बीच। जो मैंने लिखे ना चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों को बच्चों हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन चारों को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। कि इनके बीच बंटवारा कैसे करना है, कि लैंड को रेंट कितना पे करना है, लेबर को कितने देने हैं वेजेस, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना है, और जो एंटरप्रेन्योर है, कंपनी का मालिक है, वो प्रॉफिट कितना रखेगा, इसको भी डिसाइड करना पड़ता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया। और इस पूरी प्रॉब्लम को, फॉर हुम टू प्रोड्यूस वाली पूरी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि यहां भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा और यहां पर भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा कि अमीर और गरीब में कैसे बांटे और अलग अलग फैक्टर्स में कैसे बांटे। ये चारों प्रॉब्लम हो गई भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, चारों पेपर में आ जाती है। सॉरी, तीन हो गई, तीन, हाँ तीन 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 पढ़ाई है। तीनों में से कोई भी एक पेपर में 4 नंबर के लिए आ जाएगी। फैल मत जाना नलायको, फैल मत जाना। हाँ भाई ठीक है जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। अगला, ओहो हो, मैं तो भाई साहब शर्मा गया। देख रहे हो, अरे देख रहे हो विनोद, ये है श्रद्धा भाभी तुम्हारी। बेटा कौन सी भाभी है तुम्हारी, श्रद्धा भाभी। सुनो भाई बेटा, आपका जो टॉपिक है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब टॉपिक छोटे छोटे हैं, ठीक है, जल्दी ही वीडियो खत्म होने वाली है। टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो भाई मेरी बात सुनो, सिंपल से लिखा है, किसी एक को पाने के लिए दूसरे को छोड़ देना। ओए होए होए होए, कितनी प्यारी बात लिखी है, प्यारी बात है ये, नालायको धोखेबाजी वाली बात है। ये किसी एक को पाने के लिए दूसरे को छोड़ देना। मान लीजिए ये मैं हूं, मान कर लो तो मैं हूं, और ये मेरी सुंदर सी एक गर्लफ्रेंड है मेरे कॉलेज में, और मेरा ना इसके साथ इलू इलू चल रहा है। यू नो इलू इलू क्या होता है, इलू, ILU, आई लव यू, इसको बोलते हैं इलू। मेरा चल रहा है इसके साथ इलू इलू। लेकिन भाई साहब मेरे कॉलेज में एक लड़की आई, इतनी सुंदर सी अप्सरा कि स्वर्ग से उतर के आई हो, श्रद्धा कपूर आई मान लीजिए। और भाई साहब मैं तो उसको देख के पागल हो गया भाई, फ्लैट हो गया। और मैंने इस वाली अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, और हमारे बीच क्या हो गया जी, हमारे बीच हो गया ब्रेकअप। और मैंने श्रद्धा को पटा लिया और वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। कितने स्वीट लग रहे हैं हम दोनों, किसी की नजर ना लगे इसको भाई। सुनो, तो भाई साहब जरा देखो, तो श्रद्धा को पाने के लिए मैंने इस कन्या को छोड़ दिया, श्रद्धा को पाने के लिए मैंने इस कन्या को छोड़ दिया। तो मैंने जिसको छोड़ा, मैंने इसको छोड़ा, तो मैंने जिसको छोड़ा बेटा वही मेरी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अरे जो मिला वो नहीं, जो मिला वो तो मेरी अपॉर्चुनिटी है। देखो जो मिला ये मेरी क्या है, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है। बट इसके लिए जो मैंने छोड़ा ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो वही बोलता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है किसी को पाने के लिए किसी को छोड़ देना। ठीक है, अभी मीनिंग समझ में आपको नहीं आएगा, मैं दूसरे एग्जांपल से आपको समझाने का ट्राई करता हूं, फिर मीनिंग पढ़ाऊंगा। मान लीजिए ये व्यक्ति है, मैं हूं ये। अब मेरे सामने मान लीजिए 3 जॉब के ऑफर आए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपना पढ़ना, तुम समझो। मेरे सामने 3 जॉब के ऑफर आए। एक आया इंस्टाग्राम से 80,000 मिलेंगे महीने के, एक आया व्हाट्सएप पे 60,000 मिलेंगे महीने के, एक आया जॉब ऑफर फेसबुक से महीने के 1 लाख मिलेंगे। बताओ मैं कौन सी जॉब चुनूंगा। इट इज वेरी ऑब्वियस, मैं फेसबुक वाली जॉब चुनूंगा। तो मैंने फेसबुक वाली जॉब को चुन लिया। बताओ इस फेसबुक वाली जॉब के लिए मैंने कौन सी जॉब को छोड़ा। तो आप बोलेंगे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को आपने छोड़ दिया, तो आप गलत हो। बेटा मैंने केवल इंस्टाग्राम को छोड़ा, व्हाट्सएप को नहीं छोड़ा। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये मेरे पास 1 लाख वाली जॉब ना होती तो बताओ मैं इनमें से कौन सी जॉब कर रहा होता, मैं 80,000 वाली जॉब कर रहा होता। लेकिन क्योंकि ये 1 लाख वाली जॉब थी तो मैंने इस 80,000 वाली जॉब को छोड़ दिया और मैं 1 लाख पे आ गया। अगर 1 लाख वाली ना होती तो मैं 80,000 वाली ही जॉब कर रहा होता, नहीं होता? हाँ जी कर रहे होते। तो समझो यही मेरी, ये फेसबुक वाली जॉब मेरी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये जो मैंने छोड़ा ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। व्हाट्सएप पे यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है। जो मैंने छोड़ा फेसबुक के लिए, मैंने इंस्टाग्राम को छोड़ा है,
व्हाट्सएप नहीं छोड़ा, तो इंस्टाग्राम क्या है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो। बताओ इन सब में सबसे बेस्ट कौन है, इन सब में सबसे बेस्ट बताओ कौन है, तो सबसे बेस्ट है फेसबुक वाली जॉब। अगर बोलूं इसके बाद बेस्ट कौन है, तो मतलब सेकंड बेस्ट की बात हो रही है। सेकंड बेस्ट कौन है जी, इंस्टाग्राम वाली जॉब। तो बताओ ये हमारा फर्स्ट बेस्ट है। तो एक बात बताओ, हम क्या करते हैं, हम अक्सर अपने फर्स्ट बेस्ट को पाने के लिए हम सेकंड बेस्ट को छोड़ देते हैं। हम अक्सर अपने फर्स्ट बेस्ट को पाने के लिए सेकंड बेस्ट को छोड़ देते हैं, और उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, देखो भाई क्या लिखा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या है जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट या फिर सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन, कि जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था, जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, आपने उसको फॉरगॉन कर दिया। फॉरगॉन का बच्चों मतलब होता है छोड़ देना। जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था या जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन था, आपने उसको छोड़ दिया, आपने उसको फॉरगॉन कर दिया, आपने इंस्टाग्राम को छोड़ दिया, आपने फेसबुक को ले लिया। तो जो आपने छोड़ा बच्चों वही क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अन्य शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन दैट यू गिव अप। गिव अप माने भी छोड़ देना, कि जो अगला बेस्ट ऑप्शन था, देखो पहला बेस्ट तो फेसबुक है ना, इसके बाद अगला बेस्ट इंस्टाग्राम है। पहला बेस्ट कौन है, फेसबुक, अगला बेस्ट कौन है, इंस्टाग्राम। तो जो आपने नेक्स्ट बेस्ट को छोड़ दिया, ठीक है, किसी एक को चूज करने के लिए, तो जो छोड़ा वही क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम इसी को ऑल्टरनेटिव कॉस्ट या इसी को हम लोग ट्रांसफर कॉस्ट भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग समझ में आ गया। तो लिखा है ना, तो जो छोड़ा वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नालायको। तो ये तो अपॉर्चुनिटी है प्यारे सी स्वीट सी, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। भाई किसी की नजर न लगे यार, किसी की नजर। अब ये कैसे हटेगा, हाँ भाई किसी की नजर न लगे, मैं ये कह रहा हूं। तो एक काम करते हैं ना, लो जी, एक मैंने यहाँ पे अपने लगा दिया काला, और इसकी लगाऊंगा, किसी की नजर ना लगे बस। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो चलिए जी, अबे आगे बढ़। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पेपर में डिफरेंस आ जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे सुनेंगे टॉपिक को बहुत ध्यान से। देखो भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो जो हुआ या जो हो रहा है इस समय देश में, जो हो रहा है या जो हो चुका है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन जो देश में हुआ नहीं है लेकिन हम बोल रहे होना चाहिए, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने बोला देश में महंगाई बढ़ रही है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देश में महंगाई बढ़ रही है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मैंने बोला महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जरा डिफरेंस समझो, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है भाई। इट मीन टॉपिक छोटा सा है बट पेपर में 4-4 नंबर का सवाल आता है, तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला टॉपिक है ये। क्या बोलता है भाई, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है, बताता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी, कि देश में हो क्या रहा है, एंड हाउ प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, और उन्हें कैसे सॉल्व किया गया है। तो जो हो रहा है, जो चल रहा है, जो हो चुका है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि व्हाट शुड बी डन टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि जो देश में समस्या है उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। ये बात करता है शुड की, क्या करना चाहिए, या फिर ये बात करता है आउट टू बी की। बच्चा आउट टू या शुड दोनों का मतलब हिंदी में क्या होता है जी, चाहिए। लेकिन ये बात करता है इज की, ये बात करता है एम की, ये बात करता है आर की, प्रेजेंट की जो चल रहा है। ये बात करता है हैज, ये हैव, वंस अगेन प्रेजेंट की। ये बात करता है वाज, वर या हैड। अगर आपको टेंस आते हो तो ये सब किस में आते हैं जी, ये सब आता है आपका पास्ट या प्रेजेंट में। तो ये बात करता है प्रेजेंट की या पास्ट की, जबकि ये बात करता है जो होना चाहिए उसकी। आगे बोलता है पॉजिटिव इकोनॉमी को वेरीफाई कर सकते हैं। यस, जो चीज हो चुकी है या हो रही है उसको वेरीफाई कर सकते हो, और आप उसको आंखों से, अपनी आंखों से देख सकते हो रहा है तो देख लो, और हो चुका है तो भैया गूगल पे देख लो, कुछ ना कुछ उसकी वीडियो या फोटो मिल जाएगी। लेकिन जो हुआ ही नहीं है
जो होना चाहिए, अभी हुआ तो नहीं है। जब हुआ नहीं है तो क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं देख सकते। जब देख ही नहीं सकते तो क्या आप उसको वेरीफाई कर सकते हो? आप उसको वेरीफाई भी नहीं कर सकते। तो इसको वेरीफाई किया जा सकता है, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। अगला, इट इज नॉट सजेस्टिव, यहां पे सजेशन नहीं देते। जो हो गया या जो हो रहा है भाई वही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सजेशन देते हैं। पता है कैसे? कि तुमको ना ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, मोदी जी को ये, यहाँ पे हम ज्ञानी बन जाते हैं, हम यहाँ पे सजेशंस देते हैं। जबकि यहाँ पे जो हुआ हम उसकी बात करते हैं। बोलता है यहाँ पे हम फैक्ट की बात करते हैं, फैक्ट माने जो हुआ हम उसकी बात करते हैं। जबकि यहाँ पे हम ओपिनियन या फिर सजेशन की बात करते हैं। सुलह, सुलह बोल रहा हूं, सलाह, सुझाव, हम इसकी बातें करते हैं। अगला, ये जजमेंटल नहीं है, ये जैसा होगा वैसा बोला जाएगा, जैसा दिखेगा वैसा बोलेंगे, न्यूट्रल है। अच्छा होगा अच्छा बोलेंगे, बुरा होगा बुरा बोलेंगे, नो जजमेंटल। लेकिन यहाँ पे जजमेंटल है, जैसे कि यहाँ पे जज करते हैं कि सरकार को ना ये नहीं करना चाहिए था, सरकार को ना वो नहीं करना चाहिए था। हम यहाँ पे जज करते हैं, यहाँ पे जज नहीं करते। एग्जाम्पल भी दिया मैंने कि मान लीजिए देश में जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही है, आर मिल गया आर, मतलब प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है। तो जो कीमत लगातार देश में बढ़ रही है, प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है आर, तो यहां लिखा है आर, यहां मिल गया आर, तो क्या है ये? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जबकि यहां लिखा है मैंने कि इंडिया को बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाने चाहिए, चाहिए शुड, यहां पे शुड लिखा है, यहां पे शुड मिल गया, यहां पे शुड लिखा है, ये हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पेपर में इनके बीच डिफरेंस भी आ जाता है और इनके बीच पेपर में क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भाई साहब कुछ ऐसे क्वेश्चन है, बताइए पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है। चलो भाई, टॉपिक मैंने पढ़ाया है, देखते कौन कितना पानी में है। आपके सामने 5 क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दो कि कौन सा नॉर्मेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। जैसे पहला मान लो जो भी है तो लिखो फर्स्ट, उसके आगे एन नॉर्मेटिव, पी पॉजिटिव। बताओ भाई पहला क्या है, जल्दी बोलो। इंडिया को कीमत कंट्रोल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। भाई शुड मिल गया, शुड देखते ही मैंने क्या बोला? नॉर्मेटिव। मैंने शुड देखते ही क्या नॉर्मेटिव, कि यहाँ पे कहीं भी शुड है, शुड है, शुड है भैया, आर है आर, आर देखते ही मैंने क्या बोला? पॉजिटिव। बोलो यहाँ बताओ, इनकम इनइक्वालिटी, शुड 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 देखते ही मैंने क्या बोला? नॉर्मेटिव। हाँ भाई, अगला बोलो, 25% पॉपुलेशन इन इंडिया इज देखते ही मैंने क्या बोला? पॉजिटिव। अगला बोलो, द मिनिमम वेज शुड देखते मैंने क्या? अरे मेरे को पूरा सेंटेंस ही नहीं पढ़ना, मैं तो शुड दिख जाए तो नॉर्मेटिव, इसके अलावा कुछ और दिख जाए तो पॉजिटिव। चलो, ये है एग्जाम वाला क्वेश्चन, इसको कर दिया ना भाई साहब, इसको तुमने कर दिया, इस एग्जाम वाले क्वेश्चन को लो, एग्जाम वाला क्वेश्चन तुमने ये कर दिया, तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगी 1 किलो काजू कतली। जल्दी से इसको सॉल्व करो जब तक मैं पानी पी लूं। हाँ जी, कौन सी नॉर्मेटिव है बताइए। अब नॉर्मेटिव है तो आप ढूंढ रहे होंगे शुड 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 शुड, कहीं पर शुड मिल जाए, बट कहीं पे आपको शुड नहीं मिला। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ट्राई करो पहले शुड या आउट टू मिल जाए। अगर शुड या आउट टू ना मिले तो इसके अलावा आप विल या शैल भी ढूंढ सकते हो। शुड या आउट टू ना मिले, इसके अलावा विल या शैल मिल जाए तो भी वो नॉर्मेटिव होगा। तो बताओ भाई, नॉर्मेटिव पूछा है, इसमें कई शुड है नहीं है, इसमें कई शुड है नहीं है, इसमें कई शुड है नहीं है, बट विल है, विल है, हो गया मेरा आंसर। ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा नॉर्मेटिव है? तो पहला वाला मतलब पॉजिटिव हो गया, दूसरा भी पॉजिटिव हो गया, ये नॉर्मेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विल मिल गया। और तीसरा वाला बच्चों क्या हो गया? अगर भैया कुछ ना दिखे तो पॉजिटिव मानते हैं, कुछ ना दिखे तो पॉजिटिव मानते हैं। देखो यहाँ पे तो आपका हैज था, लेकिन ऊपर आपको कुछ भी नहीं दिखा तो पॉजिटिव, नीचे भी आपको कुछ भी नहीं दिखा तो पॉजिटिव, यहाँ पे विल दिख गया था तो नॉर्मेटिव हो गया। तो आपको मिलेगी 1 किलो काजू कतली। जिन्होंने भी सही जवाब दिया है ये लो, आपको मिलती है बधाई हो, आप जीत चुके हैं अमिताभ बच्चन जी की तरफ से 1 किलो काजू कतली। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको खा लो, जल्दी 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 इसको खा लो, ठीक है। चलिए, लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी भाई साहब। हाँ जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है बताओ। तो सिंपल सी बात करूं, छोटे लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, एक इंसान के लेवल की पढ़ोगे
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। बड़े लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, एग्रीगेट लेवल की पढ़ोगे तो मैक्रो। भैया माइक्रो मैक्रो में क्या अंतर है? भैया माइक्रो में आई आता है और मैक्रो में ए आता है। तो भाई सही तो है। आई माने इंडिविजुअल, मतलब छोटे लेवल पे स्टडी करना मैक्रो। ए माने एग्रीगेट, बड़े लेवल पे स्टडी करना मैक्रो, छोटे पे माइक्रो। देखो भाई फॉर एग्जाम्पल अगर केवल किसी एक बंदे को मोमोज खाने हैं, केवल एक की बात हो रही है तो माइक्रो। लेकिन पूरे देश को मोमोज खाने हैं, पूरे देश को मोमोज खाने हैं तो मैक्रो। समझ में आ गया? आ गया? आ गया? आ गया? ठीक है, डिफरेंस देखते हैं भाई। अभी टॉपिक में देखो ये गुस्से वाले इमोजी, ये चिड़चिड़े इमोजी क्यों है? क्योंकि ये टॉपिक क्या लिखा है, एक बार में आता नहीं और बार बार में समझाता नहीं। क्यों लिखा भाई ऐसा? क्योंकि अभी आपने ना माइक्रो मैक्रो पूरी डिटेल में नहीं पढ़ी, तो डिफरेंशिएट करना अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप इसको रट सकते हैं, कुछ कुछ बातें समझ में ना आए रट लो, क्योंकि अभी आपने माइक्रो मैक्रो पूरी, देखो मैक्रो तो आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं तो समझ में थोड़ी कम आएगी, इसलिए मैंने बोला एक बार में आता नहीं और बार बार मैं समझाता नहीं। क्या लिखा है देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वह पार्ट है, पूरी इकोनॉमिक्स के दो बच्चे हैं माइक्रो मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वह पार्ट है जो इंडिविजुअल यूनिट्स के, जो इंडिविजुअल मतलब एक एक इंसान के बिहेवियर की स्टडी करता है। जब हम इंडिविजुअल लेवल पे लोगों का क्या बिहेवियर है हम उसकी स्टडी करें तो बोलते हैं माइक्रो। इंडिविजुअल लेवल मतलब छोटे लेवल पे लोगों के बिहेवियर की स्टडी करना माइक्रो। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, यह इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है, यह है इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है या फिर वो हिस्सा है जहां पर हम इकोनॉमी एज होल मतलब पूरे देश में, पूरे देश की बात करूं मतलब एग्रीगेट, जहां पे हम पूरे देश में मतलब पूरे एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब हो गया ये पूरे के पूरे देश के लोग। तो जहां पे हम एक की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे पूरे देश में जो एग्रीगेट है तो सभी लोग हैं। अगर हम सभी लोगों के बिहेवियर की स्टडी करें, सभी लोगों के बिहेवियर की स्टडी करें तो मैक्रो। उसके बाद टूल्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के दो मेन टूल्स है, एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई। समझ में नहीं आएगा बिकॉज आगे पढ़ाऊंगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी दो टूल है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अरे कुछ नहीं करा, बस दोनों में एग्रीगेट एग्रीगेट वर्ड जोड़ दिया। चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो ऑब्जेक्टिव है। पहला, वस्तु की कीमत को तय करना। मेरे हाथ में ये जो बेटा पेन है इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस कौन पता लगाएगा जी? माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के चार फैक्टर्स हमने पढ़े थे, ये रहे जो चार फैक्टर है, इनको कितने कितने रुपए देने हैं इसका पता भी कौन लगाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो काम है, पहला किसी वस्तु के प्राइस तय करना, ये पेन कितने का है, ये पेन, ये पेन कितने का है ये भी कौन बताएगा? माइक्रो। और इन्हें कितने कितने मिलेंगे ये भी कौन बताएगा? माइक्रो। तो माइक्रो के भाई सब दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। अच्छा बात करें मैक्रो की, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसके भी दो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला, देश में इनकम का पता लगाना, इनकम मतलब नेशनल इनकम, तो देश की नेशनल इनकम कौन निकालता है? मैक्रो। और देश में रोजगार कितना है, देश में बेरोजगारी कितनी है, सॉरी रोजगार, जॉब कितनी है, तो देश में एम्प्लॉयमेंट का पता भी कौन लगाता है जी? मैक्रो। उसके बाद जब माइक्रो पढ़ते हैं तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि मैक्रो के जो वेरिएबल्स है, मैक्रो के वेरिएबल्स का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े जाने वाले कंसेप्ट। जब आप 11th में हो, जब आप माइक्रो पढ़ रहे हो तो आपको मैक्रो के वेरिएबल्स को मानना है कांस्टेंट। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी हो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए उससे, चाहे नेशनल इनकम घटे बढ़े, चाहे कंजम्पशन घटे बढ़े, आप उसे कांस्टेंट मानोगे, आप ऐसा मानोगे उसमें कुछ नहीं, भले ही हो रहा हो लेकिन आपको ऐसा एज्यूम करना है कि वो चुप बैठा हुआ है। और जब मैक्रो पढ़ोगे, जब मैक्रो पढ़ोगे तो आपको यह एज्यूम करना है कि माइक्रो चुप बैठी हुई है। क्या बोलता है कि यहाँ पे हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि जो माइक्रो के वेरिएबल है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो इसके वेरिएबल मतलब माइक्रो में जो पढ़ी जाने वाली चीजें हैं जैसे कि प्राइस वगैरह हो गया, हमें क्या मानना है? हमें मानना है ये कांस्टेंट है। जब मैक्रो पढ़ो तो ये मानो माइक्रो चुप बैठी है, जब माइक्रो पढ़ो ये मानो मैक्रो चुप बैठा है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस चोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसका मेन काम क्या होता है? प्राइस को तय करना।
चाहे प्राइस वस्तु के हो, चाहे प्राइस प्रोडक्शन के फैक्टर के हो। इसका मेन काम क्या होता है? प्राइस को तय करना। तो माइक्रो को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, जबकि मैक्रो को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। क्यों? बिकॉज इसका मेन काम क्या होता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पता लगाना। उसके बाद कुछ एग्जांपल दो माइक्रो के। तो इंडिविजुअल इनकम, एक इंसान की इनकम। इंडिविजुअल डिमांड, एक इंसान की डिमांड, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने बोला नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम। एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश की डिमांड, मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद माइक्रो में भी ग्रुप एग्रीगेशन का मतलब होता है समूह बनना। मैं ये नहीं बोलता कि माइक्रो में केवल एक इंसान की बात करेंगे, हम माइक्रो में एक से अधिक इंसान की बात भी कर सकते हैं, लेकिन वो संख्या में फिर बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट मींस यहां पर भी एग्रीगेशन का मतलब ग्रुप, यहां पर भी ग्रुप में बिहेवियर को स्टडी करते हैं, लेकिन लो लेवल का ग्रुप होता है। मतलब 1 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, 1 लाख, 10 लाख, इतना चलता है, वो माइक्रो में आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 करोड़ लोगों की स्टडी करना, तो बेटा वो तो बहुत ज्यादा होगा ना, तो वो मैक्रो में आएगा। वो देश की जनसंख्या के अकॉर्डिंग तय करते हैं। भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है, तो उसके सामने 1 लाख 2 लाख की पॉपुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, वो माइक्रो का हिस्सा है। लेकिन 145 करोड़ में मैं बोलूं 10 करोड़, 20 करोड़, वो बड़ी संख्या है, वो मैक्रो का हिस्सा है। तो यहां पर भी ग्रुप में स्टडी करते हैं, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप होने चाहिए। और यहाँ पे सारे जो एग्रीगेशन, जो पूरी ग्रुपिंग है, वो हाई लेवल ग्रुपिंग, बड़ी बड़ी ग्रुपिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर दो, उसके बाद लेक्चर खत्म कर देंगे। हाँ भाई, आओ देखे फिर से कौन कितना पानी में है। और भैया सारे सही कर, 10 क्वेश्चन है, सारे सही कर दिया ना। मेरी तरफ से दुबई की ट्रिप 3 days 4 night, सॉरी उल्टा बोल दिया, 3 night 4 days, मेरी तरफ से दुबई की ट्रिप, ये सारे ठीक कर दिए। हाँ भाई, कमेंट करना शुरू कर दो। एम आई और एम ए, माइक्रो के लिए एम आई बोल देना, मैक्रो के लिए एम ए बोल देना। बताओ भाई, द प्राइस ऑफ मैंगो, मैंगो के प्राइस, प्राइस की बात हो गई भाई साहब, माइक्रो, प्राइस की बात हो गई, माइक्रो। बोलता है दिल्ली में हमने 1 ट्रक का प्रोडक्शन किया, उसकी कॉस्ट, 1 ट्रक का प्रोडक्शन किया, दिल्ली में किया, कोई बड़े लेवल की बात नहीं है भाई। नॉर्मली वस्तु का प्रोडक्शन करना भी किसमें आता है जी? वस्तु का प्रोडक्शन करना, उसकी कॉस्ट निकालना भी किसका पार्ट होता है जी? माइक्रो का। द क्वांटिटी ऑफ मैंगोस प्रोड्यूस फॉर द मैंगो मार्केट, मार्केट की बात, जब भी ऐसे वर्ड मिले, मैंगो मार्केट, ये मार्केट, वो मार्केट, ये भी माइक्रो का पार्ट होता है कि मैंगो मार्केट में कितने लोग होंगे, कितने, 1 लाख 2 लाख, इतने मैक्सिमम बोल दिया मैंने। अब 1 लाख 2 लाख की स्टडी तो आप माइक्रो में ही करते हो ना, माइक्रो में। तो मैंगो मार्केट की बात कर दी, माइक्रो आ गया। ट्रक की बात कर दी, माइक्रो। मैंगो के प्राइस की बात कर दी, माइक्रो। लेकिन मैंने बोला द नेशनल इकोनॉमीज एनुअल ग्रोथ रेट, भाई साहब नेशनल इकोनॉमी मतलब पूरे देश की। अब जब पूरे देश की ग्रोथ की बात हो रही है, तो ये बन गया मेरा मैक्रो। अगला, द इफेक्ट ऑन द प्राइस, अरे प्राइस यार, यह प्राइस देखते ही मैंने अपना बोल दिया माइक्रो, मुझे आगे देखना ही नहीं है। प्राइस देखते ही मैंने क्या बोल दिया? माइक्रो बोल दिया। अगला, द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन इंडिया। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है पूरे देश में महंगाई बढ़ गई, तो पूरे देश में महंगाई बढ़ने से लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? ये माइक्रो का है, मैक्रो का है। तो बेटा ये लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, ये पूरा वर्ड लिखा है इंडिया, पूरे इंडिया की बात हो रही है, पूरे इंडिया की बात हो रही है, तो ये मेरा मैक्रो है। अगला, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइस को तय करना या कॉस्ट को तय करना, पढ़ा आपने, प्राइस और कॉस्ट को तय करना क्या होता है जी? माइक्रो में आता है। अगला, मार्केट की बात हो गई, वंस अगेन मार्केट आपने पढ़ा, किस में आता है जी? मार्केट, ये भी आपका माइक्रो में आता है। मनी सप्लाई का बच्चों मतलब समझो क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब होता है पूरे देश का पैसा। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? पूरे देश का पैसा। और जब बात पूरे देश के पैसे की हो रही है तो मैक्रो। एग्रीगेट सप्लाई मतलब होता है पूरे देश की सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई मतलब पूरे देश की सप्लाई, तो ये भी क्या हो गया? मैक्रो इको। अगर आप सबके सही है तो भाई मैं आपको दुबई की ट्रिप 100% दूंगा। 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आप मेरे पास अपने पासपोर्ट लाके सबमिट करवा दो, जिसका पासपोर्ट मेरे पास आ जाएगा मैं उसके लिए भाई टिकट करवा दूंगा। 1 हफ्ते का टाइम है, अपने अपने पासपोर्ट लाके मेरे पास सबमिट करवा दो, दुबई की ट्रिप मिल जाएगी। ठीक है जी, तो हमने ये भी कर लिया। और अब आपसे विदा लेने का समय आ रहा है। मेरे, देखो फोटो, मेरे आंसू आ रहे, तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं, और मैं तुम्हें ऐसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं। अच्छा चलता हूं,
दुआओं में याद रखना। बाय बाय कहने का समय आ गया है। अगली वीडियो में हम पीपीसी की बात करेंगे, जहां पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का वन शॉट लेके आएंगे और उसको भी चीते की रफ्तार से पूरा अच्छे से खत्म कर देंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफी है जी। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड में ब्लेस यू, टेक केयर। अच्छा, चलता हूं, दुआओं में याद रखना, बाय बाय।